अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हार्ट फेलियर। इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर की, और पर्टिकुलरली उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर क्या हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है हार्ट फेलियर की, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, क्लासिफिकेशंस और डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ फिर हम जो है प्रॉपर उसकी जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है चाहे वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसको हम बड़े डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर होता क्या है। तो बेसिकली अगर हार्ट जो है उसकी जो फंक्शनिंग है, पंपिंग ऑफ द ब्लड को ये जो पंप करता है हमारा हार्ट, अगर वो उसमें इनेबल हो जाए, तो ये जो इनएबिलिटी है हमारे हार्ट की टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, और कितनी कमी हो जाना उसकी एबिलिटी में, इतनी के जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं वो पूरी ना हो। हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हर ऑर्गन की एक डिमांड है, मेटाबॉलिक डिमांड है। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो हार्ट है उसका जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो गई। जब पंपिंग एबिलिटी कम हो गई तो हमारे ऑर्गन्स तक जो ब्लड है वो कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से उनकी मेटाबॉलिक डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। अब बेसिकली होता यह है कि अगर हम हार्ट की बात करें तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। ब्लड सारे बॉडी से आता है, हमारे राइट एट्रियम से, वहाँ राइट एट्रियम में आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड ने जाना है लंग्स की तरफ, और लंग से वापस वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा, तो यहां से एओर्टा के तरफ ब्लड चला जाएगा, और एओर्टा से जो है पूरी बॉडी को सर्कुलेट होगा ब्लड। अब हमने बात करनी है वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर्स की। अब जब टाइप्स की बात करेंगे तो ये जो डायग्राम है, ये जो प्रोसेस है, इसका हमें पता होना चाहिए, फिर हमें जो है टाइप्स जो है आसानी से समझ लगेंगी। अब टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपने शायद एक दो टाइप्स पढ़ी हों कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, लेकिन बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेशुमार टाइप्स हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप ये टाइप्स लिखेंगे। अब सबसे पहली जो इसकी टाइप है हार्ट फेलियर की, वो होती है लो आउटकम हार्ट फेलियर। लो आउटकम हार्ट फेलियर का क्या मतलब है? देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर 5 to 7 लीटर जो है ब्लड होता है। आउटकम का मतलब ये होता है कि जब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है तो कितना ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, उसको हम आउटकम बोलते हैं या आउटपुट बोलते हैं। अब देखें, 5 to 7 लीटर जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड, लेकिन अगर हमारे हार्ट की जो आउटपुट है वो 3 लीटर या इससे कम हो जाए तो उससे क्या होगा? कम ब्लड निकल रहा है हार्ट से, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कम जाएगा। अब जब वो कम जाएगा तो इसका मतलब है हमारी जो डिमांड्स हैं, ऑक्सीजन की डिमांड है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की, वो मीट नहीं होगी। तो जब डिमांड मीट नहीं होगी, किस वजह से नहीं हो रही? लो आउटपुट की वजह से। तो इसको हम बोलेंगे लो आउटकम हार्ट फेलियर। इसके बाद हमारे पास आता है हाई आउटकम हार्ट फेलियर। अब हाई आउटकम में क्या होगा? ये हमारे पास सेकंड टाइप है। हाई आउटकम हार्ट फेलियर में क्या होगा कि जो आउटपुट है या आउटकम है ब्लड का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो ज्यादा ब्लड जो है वो पंप आउट कर रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो फास्ट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा ये कि हाई आउटकम हार्ट फेलियर में बेसिकली अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हाइपरथायराइडिज्म है एक फॉर एग्जांपल। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली एक ऑर्गन अगर काम कर रहा था नॉर्मली तो उसको ऑक्सीजन कम चाहिए थी, लेकिन जब मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे हाई आउटकम हार्ट फेलियर। इसमें अगर आप फर्दर एग्जाम्पल देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल एनीमिया का पेशेंट है,
अब एनीमिया का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है उसके साथ बाइंडिंग जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। टैकीकार्डिया हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अब दोबारा से क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो ऑर्गन्स की तरफ ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जब पूरी नहीं होंगी तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हाई आउटकम हार्ट फेलियर है, कि ज्यादा जब ब्लड पहुंचने लग गया ऑर्गन्स की तरफ तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर किस तरह से हो सकता है। थर्ड टाइप हमारे पास हार्ट फेलियर की है राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, अब इसमें क्या होता है कि हमारा अगर जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, खास तौर पे हमारा जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, अब देखिए हमारे जो राइट वेंट्रिकल है जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड ने कहां पे जाना है, लंग्स की तरफ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारा राइट जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हमारा ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जाएगा, इसका मतलब हमारा ब्लड जो है वो पीछे बॉडी की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर पेरिफेरल जो है एडीमा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड आगे मूव नहीं कर रहा, लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, तो ब्लड पीछे रह जाएगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि ब्लड जो है वो हमारा लंग्स की तरफ जब नहीं जाएगा तो बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा। ये किस में हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, इसमें क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड किस तरफ जा रहा है, एओर्टा की तरफ, बॉडी की तरफ। लेकिन अब क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, नहीं करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड बॉडी की तरफ नहीं जाएगा बल्कि कहां पे रह रहा है, लंग्स वाली साइड पे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पल्मनरी एडीमा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि हमारा अगर राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होगा तो उसकी वजह से पेरिफेरल एडीमा होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है, पल्मनरी एडीमा होता है। अब इसके बाद हमारे पास होता है बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। ये फिफ्थ टाइप है हमारे हार्ट फेलियर की, बाई वेंट्रिकुलर। अब इसमें क्या होगा, दोनों टाइप के जो है हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट, दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा, दोनों टाइप के जो एडीमा है वो हो जाएंगे। अब एक तो इसमें क्या हो रहा है, पेरिफेरल एडीमा हो रहा है, दूसरा पल्मनरी एडीमा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों हमारे वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। ये आपको याद रखना है कि बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर को हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास सिक्स टाइप जो है हार्ट फेलियर की वो है फॉरवर्ड फेलियर। अब इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड का मतलब है कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। आगे की तरफ कहाँ मूव करता है, या तो वो लंग्स की तरफ जा रहा है या वो एओर्टा की तरफ जा रहा है। लेकिन फॉरवर्ड फेलियर में क्या होता है कि हार्ट की जो एबिलिटी है फॉरवर्ड ब्लड को पंप करने की वो खत्म हो जाती है, या तो वो लंग्स की तरफ नहीं जा रहा ब्लड, या वो कहाँ पे नहीं जा रहा, बॉडी की तरफ या एओर्टा की तरफ। तो इस टाइप के हार्ट फेलियर को हम कहेंगे फॉरवर्ड फेलियर, ठीक है। और बेसिकली ये हम जो बाई वेंट्रिकुलर भी हार्ट फेलियर पढ़ा था, बाई वेंट्रिकुलर, ये इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड फेलियर होता है, कि उसमें जो ब्लड जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा, या लंग्स की तरफ या एओर्टा की तरफ। फिर इसके बाद हमारे पास होता है बैकवर्ड फेलियर। बैकवर्ड फेलियर को हम रिवर्स फेलियर भी बोलते हैं। और इसमें आपने याद रखना है, जब भी फॉरवर्ड फेलियर होगा तो उसकी वजह से बैकवर्ड और रिवर्स फेलियर भी होगा। कैसे, देखो, जब ब्लड मूव करके नहीं जा रहा लंग्स की तरफ या बॉडी की तरफ तो इसका मतलब है लंग्स कहाँ पे रह रहा है, वेंट्रिकल में। फॉर एग्जांपल हम राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड है और वो मूव करके लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है ब्लड कहाँ पे रह रहा है, वेंट्रिकल में। तो इसका मतलब है वहां पे जो प्रेशर है, प्री लोड है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्री लोड इंक्रीज होने की वजह से हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स फेलियर या बैकवर्ड फेलियर। तो इसको आपने याद रखना है कि जब भी हमारा फॉरवर्ड फेलियर होगा तो उसके साथ क्या होगा, बैकवर्ड फेलियर भी हो सकता है। फिर हमारे पास जो 8th टाइप है वो होती है सिस्टोलिक फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में आपने ये याद रखना है कि हमारा जो हार्ट है वो क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। हार्ट की एबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की है वो खत्म हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड आगे मूव नहीं करेगा। 9th जो हमारे पास टाइप है वो होती है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो हार्ट है ये प्रॉपरली क्या है, रिलैक्स नहीं कर पाता।
अब रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो हार्ट की चैम्बर्स की फिलिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, तो इस तरह से जो है हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। 10th टाइप जो है वो होती है हमारे पास कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनसेटेड हार्ट फेलियर क्या होता है। तो देखो, हार्ट फेलियर जब हुआ तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शो होंगे। जब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शो होंगे तो हमारी बॉडी जो है कुछ ना कुछ मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी अपने अंदर, ताकि उस सिम्टम्स को, हार्ट फेलियर को रिवर्स किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके। तो अगर हमारी बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म के बाद हार्ट फेलियर को कंपनसेट करने में कामयाब हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। अब आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जब भी हार्ट फेल होगा, हार्ट फेलियर हुआ तो हमारी बॉडी जो है डिफरेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करेगी। ठीक है, अब वो मैकेनिज्म्स क्या होंगे, सबसे पहले सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्फा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ है, हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था, हमारा ब्लड जो है वो नहीं पहुंच रहा था हमारे ऑर्गन्स तक। तो अब कंपनसेशन कैसे होगी, हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारे बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो एक तो इसने क्या करना है, ब्रोंकोडाइलेशन करवानी है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगी। दूसरा, बीटा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बीटा 1 हमारे किडनी के ऊपर। किडनी क्या करेगी, रेनिन सिक्रीट करेगी। अब रेनिन जब सिक्रीट होगी तो ये क्या करेगा, रास एक्टिवेट हो जाएगा। अब रास जब एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो है एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या होना है, इसके अंदर हमारा जो कंपनसेशन है इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन के लेवल बढ़ेंगे और इसकी वजह से साथ में क्या होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो बढ़ेगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम और वाटर रिटेंशन करवाई। एडीएच ने क्या किया, वाटर रिटेंशन करवाई। इसकी वजह से क्या होगा, एडीमा हो सकता है। ये भी आपने साथ में याद रखना है। इसके अलावा क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स डिफरेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। साथ में क्या होगा, कार्डियोमेगैली हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे हार्ट की एक्टिविटी कम थी तो हमारी बॉडी ने क्या किया, खुद से जो है कुछ मैकेनिज्म्स एक्टिवेट कर दिए उस हार्ट फेलियर को रिवर्स करने के लिए। तो हमारे हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा तो कार्डियोमेगैली हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, हार्ट की जब एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसकी वजह से एरिथमियाज होंगे। ये सारे प्रोसेसेस किस में हो रहे हैं, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में। और एरिथमिया की वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा क्या हो रहा है, हमने बात की कि जब सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ेगी, एडिमा हो गया, कार्डियोमेगैली होगी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, आफ्टर लोड और प्री लोड इंक्रीज हो जाएंगे। प्री लोड भी बढ़ेगा और आफ्टर लोड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हुआ ये कि ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी ने एक्टिवेट की, किस लिए, ताकि उस हार्ट फेलियर को कंपनसेट किया जा सके। अब इन सारे प्रोसेसेस के बाद अगर हमारा हार्ट फेलियर जो है कंपनसेट हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे ये कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है। लेकिन अगर इन सारे मैकेनिज्म्स के बाद हमारा हार्ट फेलियर जो है वो कंपनसेट नहीं होता, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्स नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। तो ये इसकी हमारी हार्ट फेलियर की 11th टाइप है, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ठीक है, अगर हार्ट फेलियर जो है वो कंपनसेट नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। तो ये हमारे पास सारी जो है टाइप्स हैं हार्ट फेलियर की। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स के बारे में तो आप इन सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट फेलियर की, कि अगर किसी को हार्ट फेलियर होता है तो उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, कौन से सिम्टम्स और साइंस उसमें आएंगे। तो अब हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, एक है रिवर्स हार्ट फेलियर, एक है फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। अब इनके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट के अंदर। तो अगर किसी का रिवर्स
हार्ट फेलियर है, सबसे पहली बात क्या होगी, पेडल एडीमा। पेडल एडीमा हो जाएगा जब भी रिवर्स हार्ट फेलियर होगा। तो इनको आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एम्बोलिज्म जो होता है ना, एम्बोलिज्म के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, ब्लड क्लोटिंग बढ़ जाएगी, ब्लड क्लोटिंग होने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ये हम बात कर रहे हैं रिवर्स हार्ट फेलियर की, थ्रोम्बोसिस हो गया। इसके अलावा जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इन्फेक्शंस के अंदर हम बात करें अगर कि कौन सी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें खास तौर पे न्यूमोनिया के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, वेन्स जो है वो कंजेशन हो सकती है उनके अंदर, खास तौर पे जगुलर वेन जो है, जगुलर वेन जो है वो रेज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, लिवर फंक्शन जो है वो अल्टर हो जाएंगे, हिपैटोमेगैली हो सकती है, ठीक है, लिवर फंक्शन अल्टर हो गए। इसके अलावा क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जब पल्मोनरी एडीमा होगा तो इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। ये सारे चीजें हो रही हैं जब रिवर्स हार्ट फेलियर हुआ है। इसके अलावा क्या होगा कि देखो, एक चीज है कि जब भी हमारा रिवर्स हार्ट फेलियर होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है, वो कम हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज जब कम हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा बल्कि बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। कार्बोनिक एसिड जब बढ़ेगा तो इस वजह से क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। एसिडोसिस भी हो जाएगी जब रिवर्स फेलियर होगा। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस होंगी जब भी हमारा रिवर्स फेलियर होगा। तो ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं जब भी किसी को रिवर्स हार्ट फेलियर होगा। फिर अगर हम बात करें फॉरवर्ड फेलियर के अंदर, फॉरवर्ड फेलियर में क्या होगा, सबसे पहली चीज ये है कि हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है हमारे नेल बेड्स जो है वो ब्लू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कम हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, नंबनेस हो जाएगी। फिर इसके अलावा क्या होगा, सीजर्स हो सकते हैं। देखो अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जा रहा, फॉरवर्ड फेलियर है, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी इफेक्ट्स आएंगे, सीजर्स होंगे, डिमेंशिया हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रोक, रेटिनोपैथी, ठीक है, हमारी आंखों के अंदर ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। फिर इसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है, एम्बोलिज्म, टैकीकार्डिया, रीनल फेलियर, ये सारी चीजें हो सकती हैं जब भी फॉरवर्ड फेलियर होगा। तो ये आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा हार्ट फेलियर होगा तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस उसकी वजह से आएंगे। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे हार्ट फेलियर का। अब डायग्नोसिस में सबसे पहली चीज ये है कि हमारे जो आपने ये देखना है कि वो कॉजेज जो कि उसकी वजह बन सकती हैं हार्ट फेलियर के। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन एक वजह बन सकती है हार्ट फेलियर की। इसके अलावा इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है ये वजह बन सकती है। इसके अलावा थायराइड के अंदर कोई अगर मसला है, थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो ये वजह बन सकती है हमारे हार्ट फेलियर की। तो हम पहले सबसे क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं इनको चेक करेंगे। इसी तरह से इंसुलिन और ग्लूकोज जो है इनके लेवल्स देखेंगे। ये सारे जो है हमें कुछ ना कुछ हिंट देंगे कि इनकी वजह से कोई मसला हो सकता है या नहीं हो सकता, हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है या नहीं जा सकता। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ईसीजी, ईसीजी के अलावा हम एक्सरे चेक करेंगे। एक्सरे क्यों करेंगे, एक्सरे हमारे पास दो मेन रीजंस हैं। एक तो हमने ये चेक करना है कि पल्मोनरी एडीमा तो नहीं है पेशेंट में, उसका हमें पता चलेगा। दूसरा हमें एक्सरे जो है इससे क्या पता चलेगा, कार्डियोमिगैली का पता चलेगा कि कार्डियक जो हमारा हार्ट है उसका साइज क्या है। तो ये इसके लिए हमें एक्सरे रिक्वायर्ड होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है हार्ट फेलियर के अंदर, हम इसको बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। अब इसमें आपने ये याद रखना है
कि हम हार्ट फेलियर को क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक हमारे पास होते हैं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन और एक हमारे पास होता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अब ये दो चीज़ें जो हैं, दो जो एसोसिएशंस हैं, इनकी बेस पे हम हार्ट फेलियर को क्लासिफाई करेंगे। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो हार्ट फेलियर है इसको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब क्लास 1 से 1-4 की तरफ, अब इसको हम क्लासिफाई इस तरह से करते हैं, जो क्लास 1 होगी वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे हार्ट फेलियर के वो माइल्ड होंगे, और जैसे जैसे हम क्लास 4 की तरफ जाएंगे वो जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर होते जाएंगे। अब इसमें जो क्लास 1 है हमारे पास हार्ट फेलियर के, इसमें क्या होता है, क्लास 1 जो है दिस इज करेक्टराइज्ड बाय, अब हम इसको करेक्टराइज करते हैं नो लिमिटेशन, कि हमारे पास जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, हम उसको मतलब उसको लिमिट नहीं करते इस क्लास में। अगर किसी को क्लास 1 हार्ट फेलियर है तो नो लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटी क्लास 1 हमारे पास होगी। क्लास 2 में हमारे पास क्या होगा, क्लास 2 को हम करेक्टराइज करते हैं कि ये हार्ट फेलियर की वो क्लास है जिसमें स्लाइट लिमिटेशन है। क्लास 3 क्या होता है, इसमें हम हार्ट फेलियर को इस तरह से करेक्टराइज करते हैं कि इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मार्क्ड लिमिटेशन है उसके अंदर, कि हमने फिजिकल एक्टिविटी को काफ़ी हद तक जो है कम करना है, तो इसमें मार्क्ड लिमिटेशन आ गया। हम सिर्फ उसको फिजिकल एक्टिविटी की बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट इसमें क्या है, क्लास 4, और क्लास 4 हार्ट फेलियर में हम बेसिकली ये बात कर रहे होते हैं कि अगर हम रेस्ट भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो है सिम्टम्स आते हैं, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शो होते हैं। इसमें बिल्कुल हमने जो फिजिकल एक्टिविटी है बिल्कुल खत्म कर देनी है, लेकिन उसके बावजूद जो है जब हम रेस्ट पे होंगे वहां पे भी उस टाइम पे भी सिम्टम्स शो होंगे। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ये हम कर रहे हैं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासेस इसी तरह से 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेज ए बी सी डी, इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। स्टेज ए जो हार्ट फेलियर की क्लास है, इसमें क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट फेलियर के लिए वो प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है। अब रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं जो हार्ट फेलियर की रीजन या कॉज बन सकते हैं, उसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ओबेसिटी हो सकता है। तो अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो ये रिस्क फैक्टर हैं किसके लिए, हार्ट फेलियर के लिए। तो ये अगर प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे स्टेज ए हार्ट फेलियर है। स्टेज बी में क्या होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज प्रेजेंट होगी। स्ट्रक्चरल हार्ट की डिजीज कौन सी हो सकती है, अब इसमें हमारे पास अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। अगर किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजीज है हमारे हार्ट की, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर किसी को प्रीवियसली कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि कॉज बनेगा किसका, हार्ट फेलियर का। तो इसको हम बोलेंगे ये स्टेज बी है। स्टेज सी में क्या होगा, अब स्टेज सी जो है इसमें स्ट्रक्चरल डिजीज भी प्रेजेंट होगी और साथ में क्या होगा, सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे हार्ट फेलियर के। अब देखो स्ट्रक्चरल इसमें चेंजेस क्या होंगी, वही लेफ्ट जो है हाइपरट्रोफी हो सकता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन साथ में सिम्टम्स भी आएंगे। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसके अंदर फैटीग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। तो अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो हम कहेंगे स्टेज सी हार्ट फेलियर है। स्टेज डी है हमारे पास लास्ट इसमें, और स्टेज डी में क्या होता है, इसमें एडवांस्ड सिम्टम्स शो होंगे हार्ट फेलियर के, ठीक है, एडवांस सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होगा कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ हम फार्माकोलॉजिकल अप्रोच अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसमें क्या होगा, मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी करवाना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अंडर जो है हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हार्ट फेलियर को।
थैंक यू वेरी मच।